दौलत खां लोधी, इतिहास का वो किरदार जो अगर ना होता तो मुगल भारत ना आते और ना ही होती पानीपत की पहली लड़ाई। पर यह कहना भी गलत ना होगा कि अगर ये ना होता तो सिखिज्म ही पनप नहीं पाता। और इन दोनों घटनाओं की कड़ी को जोड़ने वाले से बनी है दिल्ली की सबसे खूबसूरत और सबसे कम प्रसिद्ध बावड़ी, राजाओं की बावड़ी। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। राजाओं की बावड़ी, लोधी ईरा की ये बावड़ी जिसको कमीशन किया दौलत खां लोधी ने। अब राजाओं की बावड़ी ही इसको क्यों कहा गया? राजाओं की बावड़ी इसका नाम पड़ा राज मिस्त्रियों के द्वारा। एक्चुअली 18वीं 19वीं शताब्दी में इतनी पॉपुलेशन तो थी नहीं, और इस बीच में 1857 का गदर भी हुआ था, तो दिल्ली जो थी वो काफ़ी उजड़ सी गई थी, या ये कहे यहाँ पे बसावट जो थी वो ना के बराबर थी। तब लोगों को इस टाइप के जो खंडर होते थे वो ज़्यादा सेफ रखते थे रेदर देन वो अपने घरों में या अपनी बस्तियों में रहें। लॉजिकली भी बात करें तो सेफ्टी थी, पानी था, तो इस वजह से इस जगह पे जो एक कम्युनिटी थी वो राज मिस्त्रियों की थी, तो इस वजह से इस जगह का नाम राजाओं की बेन या राजाओं की बावड़ी पड़ा। तो जब 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ तो फिर ब्रिटिशर्स ने इस टाइप के जो मॉन्यूमेंट्स थे जिनमें लोग रह रहे थे या इस टाइप के जो पुराने ऐतिहासिक धरोहरें थी उनको खाली करवाया और अपने संरक्षण में लिया। पर अगर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की बात करें तो ये बावड़ी लोधी पीरियड की थी और जिसको कि कमीशन किया था दौलत खां लोधी ने। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन था दौलत खां लोधी? दौलत खां लोधी इतिहास का वो किरदार कि जिसने बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, या ये कहें हिंदुस्तान या दिल्ली नहीं, उसने इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करने के लिए बाबर को पत्र भेजा था। इब्राहिम लोदी से पहले सिकंदर लोदी थे भारत के सुल्तान, और लगभग 28 साल तक ये भारत के बादशाह रहे। बहरहाल सिकंदर लोदी ने अपने टाइम पे ततर खां को लाहौर का गवर्नर बनाया था, और उसके बाद जो उसके बेटे थे दौलत खां को लाहौर का गवर्नर बनाया। तो जब ततर खां गवर्नर थे लाहौर के, तो उनके बेटे सुल्तानपुर लोधी के नवाब थे। तो इसकी एवज में भाई गुरदास जी लिखते हैं कि दौलत खां लोधी भला हो जिना दे पीर अभिनासी। भाई गुरदास जी दौलत खां लोधी को एक पीर फकीर की संज्ञा दे रहे हैं इसमें। बहरहाल कहानी ये है कि पहले के समय में जो किसान थे ना, वो टैक्स जो देते थे वो कैश के रूप में नहीं देते थे। जो भी फसल उगती थी उसका एक हिस्सा जो था वो जमा कराया जाता था नवाब के पास। तो दौलत खां लोधी जो थे वो सुल्तानपुर लोधी के नवाब थे, और इनका एक स्टोर था जैसे आम सब जगह हुआ करते थे, और इनके पास एक मंत्री था जिनका नाम था जयराम जी। अब जयराम जी कौन थे? जयराम जी गुरु नानक देव जी के जीजा लगते थे, या ये कहें गुरु नानक देव जी की जो बहन थी नानकी, ये उनके हस्बैंड थे, और ये मंत्री थे दौलत खां के दरबार में। तो इन्होंने गुरु नानक देव जी की जो नौकरी थी वो दौलत खां के पास
जो स्टोर था या जो गवर्नमेंट का जो स्टोर था उस समय का, वहाँ पे एज ए स्टोर कीपर लगवाई। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स है। जब भी आप कभी गुरुजी के बारे में पढ़ें या कभी हिस्ट्री को वैसे खंगालें, तो जब आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे तो समझ में आता है ये हिस्ट्री का ये कितना बड़ा किरदार था जो कि विलुप्त है या जिसको लोग कम जानते हैं। और ये रीज़न था, दौलत खां में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो इब्राहिम लोदी का जो कहते हैं मिजाज था वो बड़ा शक्की था। तो इसलिए दौलत खां लोदी वफादार होते हुए भी इब्राहिम लोदी की ईगो के कारण उससे इनके संबंध जो थे वो ख़राब होते गए और एक तरह से इन्होंने उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। और ये रिवॉल्ट का नतीजा था कि इन्होंने बाबर को खत लिखा और उसको दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया। तो बाकी तो आप जानते ही हैं, रेस्ट इज़ ए हिस्ट्री। तो ये जो बावड़ी है जिसे हम राजाओं की बावड़ी या राजाओं की बेन भी कहते हैं, उसको कमीशन दौलत खां लोदी के अंडर किया गया था। तो ये तब की बनी हुई बावड़ी है कि जब इब्राहिम लोदी से या सिकंदर लोदी के साथ इनके टर्म्स अच्छे थे। तो आप इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुई थी, ये बावड़ी उससे भी पहले की बनी हुई है। 2011 तक इस बावड़ी में कोई पानी नहीं था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो महरौली में स्थित पार्क है, यहाँ पे गंधक की बावड़ी, कुतुब साहब की जो दरगाह है वो भी एक बावड़ी पे ही बसी हुई है, औरंगज़ेब की बावड़ी भी है और ये राजाओं की बावड़ी। अगर इनका डायमीटर या प्रीमिसेस देखें तो ये 500 मीटर के दायरे में ये सारी बावड़ियाँ हैं। तो कुतुब साहब की दरगाह में जो बावड़ी थी उसकी खुदाई कर रहे थे, उसकी सफाई का काम चल रहा था। तभी सडनली ये जो चारों बावड़ियाँ हैं इन सब में भी पानी सब बावड़ियों में भर गया। अंदर से जब चेक किया गया तो ये सारी बावड़ियाँ जो थी वो अंदर से इंटरकनेक्टेड थी। इस बावड़ी के वेस्ट की तरफ पे एक बड़ी खूबसूरत सी 12 पिलर पे एक मकबरा बना हुआ है, जो उसकी टाइल्स जो हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, जो कि नीले रंग की है। तो एक मस्जिद छोटी सी बनी हुई थी इस बावड़ी के पास, जो आप अभी भी देख सकते हैं। बशरुद्दीन अहमद जी ने अपनी बुक वाक़ियात दारुल हुकूमत दिल्ली में इस बावड़ी में कई सारे कमरे होने की भी बात कही है और ये भी कहा है कि यहाँ पे मॉस्क के साथ में एक किचन भी थी। सर सैयद अहमद खान ने भी यहाँ पे रूम्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया है, कहा है, जिससे कि हमको इस बात की पुष्टि होती है कि इसको राजाओं की बावड़ी या राजाओं की बेन किस लिए कहा गया। 1908, 1923 और 1919 की फ़ोटोग्राफ्स हमको अवेलेबल हुई हैं, जिसके अंदर आप इस बावड़ी की कंडीशन उस समय की देख सकते हैं। मतलब आज से 100 साल पहले की फ़ोटोग्राफ हैं इस बावड़ी की। 4 मंजिला इमारत है इस बावड़ी की। जितनी भी जानकारी मैं इकट्ठी कर सकता था मैंने आपके समक्ष रखी है। अगर आपको इस बावड़ी के बारे में और भी कुछ आइडिया है और भी कोई जानकारी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे इसको कमेंट कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और तब तक पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।